मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर अपूर्व नागर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम जिला राजसमंद से। आज आपको पढ़ाऊंगा बीए पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का पेपर 2 भारत में लोक प्रशासन केंद्रीय सचिवालय। आज हम पढ़ेंगे और केंद्रीय सचिवालय का ये जो भाग 2 है इसका 3 हिस्से पढ़ेंगे। पहला है कार्य, फिर इसकी आलोचना, सुधार। आपको मालूम होगा कि पहले हम संगठन कर चुके हैं इसका, तो आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे। अब आपको ये मालूम पड़े कि सबसे पहले यहाँ हम पढ़ते हैं कार्य, कि यहाँ सचिवालय जो है वो क्या क्या कार्य करता है। हमने पिछले वाले टॉपिक में समझाया था कि संगठन यानी संरचना किस प्रकार की है और उनके साथ जुड़े हुए छोटे मोटे ऑफिसेज, उप विभाग किस तरह के होते हैं, सेक्शन किस तरह के होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि सचिवालय पूर्ण तौर पे क्या कार्य करता है। ये तो पहले मैं बता दूं आपको कि जो जो विभाग हैं हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है। सारे विभागों को जिनका आप सोच सकते हो, जो मैंने उसमें पिछले वाले भाग में इंक्लूड किया था, कृषि, शिक्षा, जितने मंत्रालय हो सकते हैं, उद्योग, महिला बाल विकास और पंचायत विभाग, आपके रक्षा विभाग, विदेश विभाग, वन विभाग, हर प्रकार के विभाग जो हैं वो हम लोगों ने देखा था। ये सारे के सारे कार्य हैं सचिवालय के, यानी हर एक का जो मंत्री है वो मंत्री अपने कार्य का काम करता है। ऐसा नहीं कि वन मंत्री नहीं है, वन मंत्री होता है, कृषि मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभी कुछ कार्यभार प्राइम मिनिस्टर खुद ले लेता है। जैसे वित्त है तो जैसे राजस्थान के अंदर वित्त चीफ मिनिस्टर के पास है और गृह भी चीफ मिनिस्टर के पास है, तो ऐसे 2-3 विभाग भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री के पास में। परंतु ये सारे विभागों के आमतौर पर अलग अलग मंत्री होते हैं और सचिवालय में हर मंत्रालय का एक अलग सचिवों की पूरी फौज होती है, सचिवों की, कर्मचारियों की। यानी एक मंत्रालय में एक सचिव हुआ, 2 अवर सचिव हुए, उप सचिव हुए, संयुक्त सचिव हुए, सह सचिव हुए, टंकक हुए, प्राइवेट सेक्रेटरी हुए, मशीन मैन हुए, भंडारपाल हुआ, अकाउंटेंट हुआ। ये मिला के पूरी फौज जो है कर्मचारियों की वो कई बार तो 50, 60, 70 तक पहुंच जाती है। जितना बड़ा विभाग उतनी बड़ी कर्मचारियों की फौज। तो ये जो कर्मचारी हैं जो सचिवालय में बैठते हैं, केंद्रीय सचिवालय में और राज्य में राज्य सचिवालय में, ये केंद्रीय सचिवालय का काम क्या है? नीति निर्माण। पहला काम नीति निर्माण का मतलब पूरा देश ही नीति पे टिका हुआ है। आपकी जो सरकार आएगी वो अपनी नीतियों को लागू करेगी और जब नीतियां लागू करेगी तब वो नीतियां अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से कि जो उन्होंने वादे किए थे कुछ वैसे, और कुछ लोग जनता की डिमांड है इस नीति में ये चेंज किया जाए, वो चेंज नीति निर्माण का। दूसरा है क्षेत्रीय योजनाएं, यानी कि जो क्षेत्र हैं, यानी कि जो आपके एरियाज हैं, रीजनल एरियाज, उनमें जो जो योजनाएं बनाई जाती है छोटे तौर पर, छोटे क्षेत्रों की योजनाएं, तो उस हिसाब से ये भी योजनाएं यहाँ बनती है। तीसरा है हमारा कानून, नियम, उपनियम, यानी कि कानून जो हमारा बन रहा है हर एक के लिए, जिसकी अपने नीति बनाई है, इसका कानून बनाया है, तो उसके भी नियम उपनियम बाकायदा होते हैं। कोई भी कानून बिना नियम और उपनियम के नहीं होता। वो सारा भी काम इन्हीं का है। बजट का मतलब ये है पूरा देश बजट पे ही टिका हुआ है, क्योंकि बजट से ही रेलवे चलती है, बजट से ही रक्षा विभाग के सैनिकों की तनख्वाह जाती है, बजट से ही कर्मचारियों की तनख्वाह जाएगी, पुलिस की, पुल निर्माण की, सड़क बनाने की, सारे हिंदुस्तान में जो कार्य होता है वो इस से होता है। तो ये बजट का है। फिर है हमारा नीति क्रियान्वयन। नीति क्रियान्वयन का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी बनाई है, निर्माण किया, उसके क्रियान्वयन के लिए कि जो नीचे के विभाग है उनको कंट्रोल करना और उन विभागों को कार्य देना। समन्वय, यानी कि सचिवों के बीच में, मंत्रियों के बीच में दोनों में मधुर संबंध बनाना और मंत्रियों की सहायता करना, क्योंकि सचिवालय का मेन काम यही है, मंत्रियों की सहायता करना। सचिव बैठते हैं वहाँ तो वही परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो मंत्री तो 5 साल के लिए बनता है, फिर दोबारा बन जाए तो उसको कोई और विभाग मिल जाएगा। पर दूसरे विभाग जब मंत्री आता है कुछ दिनों के लिए तो उसको हर कार्यशैली का बहुत उत्तम तरीके से, कोई जरूरी नहीं है बोध हो, तो उसके सहायता के लिए ये बैठे हुए बस संगठनात्मक कार्यकुशलता और तथ्य सूचना इकट्ठी करना, ये हमारा कार्य है। अब आलोचना, कि हम सचिवालय की जब आलोचना करते हैं तो ये पक्की बात है जो सरकार की आलोचना है वो सचिवालय की आलोचना है। जो जो सरकार में नहीं होना चाहिए वो सब आलोचना है सरकार की।
और उसी को हम सुधार यानी कि सुझाव देना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ इम्प्रूव हो। तो सबसे पहले आप सबको मालूम है कि जब कोई भी प्रशासन है उसमें विलंब, सरकारी प्रशासन में विलंब आम तौर पर होता है, और निजी संगठनों में, निजी कंपनियों में विलंब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कार्य जितनी जल्दी होगा उतनी ही जल्दी वो मार्केट में कंपटीशन कर पाएगी। लेकिन सरकार की तो मोनोपोली है, अभी तक कई विभागों में मोनोपोली थी उसकी, तो सरकार ने किसी और को, जैसे एक टाइम पर उड्डयन में यानी कि हवाई जहाज में मोनोपोली थी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, लेकिन अब सरकार ने अलग अलग एयरलाइंस को दिया। उस प्रकार से रेलवे में अब सरकार की मोनोपोली हट जाएगी, तो बजट भी छोटा होगा और साथ ही में विलंब भी डिसीजन लेने में कम होगा। नीति निर्माण से ज़्यादा नियंत्रण, ये दूसरी इसकी आलोचना है कि भैया आप नीति निर्माण कर रहे हो लेकिन नियंत्रण इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो। नीति निर्माण तो एक पार्ट हो गया, कुछ समय हो गया, और नियंत्रण बहुत अधिक समय लेता है। कारण क्या है कि हर विभाग हमारी नीतियों को पालना करा रहा है कि नहीं करा रहा है, इस पे सरकार का बहुत समय जाया होता है। कार्मिक बढ़ना, साम्राज्यवाद बढ़ना, मतलब कि क्षेत्राधिकार का बढ़ना, कार्मिकों का बढ़ना, ये एक आम प्रॉब्लम है कि जिस प्रकार से सरकारी विभाग होता है तो हर मंत्री को सचिव चाहिए, और सचिव को अपने अंडर में काम करने के लिए, अपने ही कार्य का बंटवारा करने के लिए 4 सह सचिव या संयुक्त सचिव चाहिए। क्यों चाहिए इतने सारे सचिव? उप सचिव से काम चला सकता है वो, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि मेरा कार्य डिवाइड हो जाए। और आमतौर पे फाइलें शाम को निपटती है, तो ये लोक प्रशासन की बहुत ही गलत सिस्टम है कि वो सचिव आमतौर पे, यदि हम आमतौर पे कहें तो एक सचिव आमतौर पर 5 घंटे फ्री रहता है, केवल शाम को 5 बजे जब उसकी मीटिंग होती है या 4 बजे मीटिंग होती है, उसके बाद जब फाइलें आती है, जब फाइलें फटाफट आधे घंटे में वो निकाल देता है। तो ये साम्राज्यवाद, और वो जो संयुक्त सचिव को अपने अंडर में वो भी 4 कर्मचारी चाहता है, फिर उप सचिव वो भी अपने अंडर में 4 कर्मचारी चाहता है, और उसके बाद जो सहायक सचिव है, इस प्रकार से पूरा महकमा बढ़ता जाता है। और जहाँ हमको केवल 20 आदमी की जरूरत है वहाँ 100 आदमी एक एक विभाग में हो जाता है। असहयोग यानी कि एक विभाग का दूसरे विभाग से कोई बहुत अच्छा सहयोग नहीं है। फिर मंत्रियों का भी है कि यदि आपका विभाग का मंत्री सीनियर है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि छोटा विभाग उससे सहयोग करे, और वो केवल रिक्वेस्ट पर ही सहयोग करेगा। तो ये भी हम देखते हैं मंत्री सचिव आपस में सहयोग उनमें भी नहीं है। मंत्री सचिवों में कोई बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है। सचिवों का तालमेल, सचिव बनाते हैं तालमेल, लेकिन मंत्री जो नया आया है वो सचिव के हर कार्य पर शक करेगा कि ये तो पुराने सरकार में भी था, क्या पता ये पुराने सरकार की अभी भी सहायता कर रहा हो। तो इन सब घटकों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि वो मंत्री सचिव में भी खटास आ सकती है। भ्रष्टाचार, ये तो आप जानते हैं भारत की पुरानी समस्या है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सरकारी खजाने में से कुछ लूट लूं, या फिर मैं जो व्यक्ति काम कराने आता है उसको विलंब करूं ताकि मुझे कोई लाभ हो जाए, कोई मुझे प्लॉट मिल जाए, कोई मुझे कोई मकान का अलॉटमेंट मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, कि मुझे किसी प्रकार से और सहयोग हो जाए है। तो इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है भारत में। तो ये भी एक आलोचना सचिवालय की सबसे अधिक है कि उसी कंपनी को ठेका मिलता है जो कंपनी मंत्री की जानकार हो और सचिव मान लो उस पर राजी नहीं है, तो दोनों में असहयोग की एक भावना सी आ सकती है। अब सुधार करने की सबसे पहली चीज़ ये है कि आप विलंब जो है उसको खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, मंत्री और सचिवों में ज्यादा तालमेल बेटर तरीके से करो। ये मेन बात है कि मंत्री सचिवों में यदि तालमेल नहीं है तो फिर वो किस प्रकार का प्रशासन है। असहयोग की भावना यदि मंत्रालयों के बीच में है, छोटा मंत्रालय बड़ा मंत्रालय तो है, तो वो भी मंत्री, कईयों में उप मंत्री हो गए, कईयों में राज्य सचिव हो गए, तो ये बंटवारा जरूर है, बड़े बड़े ऊपर पे बंटवारा है। और नीचे जो जूनियर मंत्री है, नेचुरली ये बहुत साधारण सी बात है कि जूनियर को सीनियर के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको भी कार्य सीखना है। तो असहयोग लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, होना नहीं चाहिए। कार्मिकों का बढ़ना, कि आजकल की तारीख में कार्मिकों का ज़्यादा बढ़ना घातक है, क्योंकि एक कर्मचारी आता है उसकी पेंशन की व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ती है, उसकी तनख्वाह भी देनी पड़ती है, और जब काम धंधे भी कम चल रहे हो तो सरकार अपने बदस्तूर चलती है, वो तनख्वाह कम नहीं कर सकती। तो ये देखते हुए हम ये देखते हैं यहाँ पर कर्मचारियों का भी बढ़ना तो बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरे सुधार जो हम करते हुए हैं कि ये भ्रष्टाचार और विलंब रोकने के लिए नई संरचना, नई कार्य पद्धति
का होना बड़ा आवश्यक है। आपको मालूम है कि पहले कोई फाइल चलती थी ए से लेके बी से लेके डी से लेके ई और एफ और ऐसे लंबे लंबे व्यक्ति तो व्यक्ति यूनिटी ऑफ कमांड के कारण चलती थी, लेकिन कई बार जरूरी काम हो तो वो हमारे काम नहीं हो पाता। इस कारण एक नई व्यवस्था आजकल चली है मैट्रिक्स सिस्टम। और मैट्रिक्स सिस्टम ये है कि अत्यंत जरूरी हो तो नीचे वाला यूनिटी ऑफ कमांड को छोड़ के सबसे ऊपर भी रिपोर्ट कर सकता है यदि अत्यंत आवश्यक हो। तो ये संरचना में फर्क है। फिर हमारी संरचना दी थी कि 32 श्रेणियां बनी हुई थी, 36 श्रेणियां बनी हुई थी कि कर्मचारियों की 30 श्रेणियां, यदि उन श्रेणियों को अब कम कर दिया गया है और कई श्रेणियों को कॉमन कर दिया गया है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि वो श्रेणियां, वो बीच की जो उप श्रेणियां हैं वो कम कर देंगे, तो उसमें हमारे संरचना कम हो जाएगी, तो उसमें हमारे भागदौड़ कम होगी, लोग की जरूरत कम पड़ेगी और कार्य भी पूरा दिया जाएगा। फिर नौकरशाही पर नियंत्रण, ये तो सुधार भारत के लिए तो बहुत जरूरी है। नौकरशाही पर नियंत्रण, नौकरशाही, एक मंत्री यदि पैसे खाता है तो उसके पीछे वो 100 लोग उस विभाग के, वन विभाग के पैसा खाते हैं, या कोई उद्योग विभाग उसका पैसा खाते हैं। नई उद्योग की मंजूरी देनी है, जहाँ नई मंजूरी देनी चाहिए वहां जाके भी मंजूरी दी जाती है। तो भ्रष्टाचार उसी को कहते हैं कि जब नियमों में नहीं फ्री मंजूरी दी गई, तो यदि मंत्री मंजूरी देता है उससे पहले उसके कर्मचारी जाते हैं, वो देखते हैं, मौका देखते हैं कि भाई ये थोड़ा सा लीगल नहीं हो पाएगा, उसका वाया मीडिया निकालते हैं, तरीका निकालते हैं, और वही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तो उस आदमी को जो अपनी इंडस्ट्री डाल रहा है उसको इन सब लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है। और ये चीज वाकई में बहुत गलत है। नौकरशाही पर नियंत्रण जरूरी है। विलंब दूर करके सहयोग आपस में, तालमेल आपस में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पैदा करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, जो पॉइंट, कि हमारे यहाँ सामान्यज्ञ, IAS IPS सामान्यज्ञ होते हैं, ये ऑर्डिनरी घर के होते हैं, ये कोई पुलिस ट्रेनिंग लेवल नहीं होते। आने के बाद इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि विभाग मंत्रालय किस प्रकार चलेगा और कैसे होगा। ये विशेषज्ञ नहीं होते। विशेषज्ञ वो है कि जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो यदि आपके यहाँ कृषि मंत्री है तो स्वयं किसान होना चाहिए। यदि डिफेंस मिनिस्टर है तो उसका डिफेंस में कोई ना कोई वास्ता होना चाहिए। यदि वो आदमी उद्योग मंत्री है तो उद्योगों की बारीकी से अध्ययन किया हुआ आदमी हो। ऐसा नहीं कि जो कृषि मंत्री बना है वो एक ऐसे शहर का आदमी है जहाँ उसने कभी कृषि देखी नहीं, कभी खेतों में गया ही नहीं, और उसको भी कृषि मंत्री बना दिया तो कुछ समझेगा ही नहीं है। आपने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा ऐसे आदमी को दे दिया जो डॉक्टरी जानता ही नहीं है, जो डॉक्टरी कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जो डॉक्टरों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं रखता, उस आदमी का स्वास्थ्य मंत्री बनना हमारे लिए घातक है। तो ऐसे ही व्यक्ति को बनाया जाए जो विशेषज्ञ है, जो इसी तरह का कार्य करता रहता है। तो ये आपने सुना लेक्चर आज का, व्यवस्था आज हमारा केंद्रीय सचिवालय का, और नेक्स्ट टाइम हम अगला लेक्चर करेंगे। थैंक यू।